आज की हम बात एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। मेरी फैमिली में एक लेडी थे जो 50 प्लस एज थी उनकी। वो बेड से गिर गए थे। बेड से गिरने से क्या हुआ, उनकी कमर पे चोट लग गई। फिर उनका ट्रीटमेंट चला एक डॉक्टर के पास, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, बट वो ठीक नहीं हो पा रही थी, फुली रिकवर नहीं कर पा रही थी। तो फिर फैमिली ने 6-8 महीने बाद गिव अप कर दिया और 2-3 साल तक उनका नॉर्मल ट्रीटमेंट चलता रहा। नॉर्मल वो पेन किलर लेते रहे। 3 साल बाद अचानक से क्या हुआ, बेड से फिर से गिरे और उनकी वो चोट ठीक हो गई। नाउ जो मैंने आपकी स्टोरी सुनाई, ये सब क्या था, एक फैक्ट था। बट कोई एक डॉक्टर या साइंटिस्ट इस फैक्ट को लेकर के एक जर्नल, थ्योरी या कोई मेडिसिन नहीं बना सकता। ये नहीं बोल सकता कि आप लोग ऐसा करो, जिसके सर पे हथौड़ा लगा है दोबारा हथौड़ा मारो आपका सर ठीक हो जाएगा, या कमर गिरने से ठीक हुई है दोबारा फिर गिर जाओ तो आपकी कमर ठीक हो जाएगी। ऐसी कोई थ्योरी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? इस इंसिडेंट के ऊपर थ्योरी क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि कुछ चीज़ें लाइफ में होती हैं, वो होती हैं प्योर कोइंसिडेंस की वजह से, जिसको करने का हमारा इंटेंशन कुछ और होता है, बट वो हो किसी और चीज़ पे भी जाती है, उसका इम्पैक्ट कुछ और पड़ता है आपकी लाइफ में। तो इस स्टोरी में भी आप देखोगे बेड से गिरने का, बार बार गिरने का कारण क्या हो सकता है कि वो बेड पे साइड में सोते होंगे, या फिर उनके साइड में आपको बेड के साथ में उनको कुछ सपोर्ट लगाना चाहिए ताकि वो वहाँ से ना गिर पाएँ। तो ये कारण है, ये देखना पड़ेगा। जबकि ये नहीं देखोगे कि गिर गए तो उससे कमर ठीक हो गई। ये एक इम्पैक्ट था, एक बाय प्रोडक्ट था, हो जाता है किसी से चांस में हो जाता है, इट्स प्योर कोइंसिडेंस। तो मैंने आपको इतना ज्ञान ये क्यों दिया? बिकॉज आज की जो हमारी मेन बात है उसमें ये ज्ञान थोड़ा ज़रूरी था। मैंने एक वीडियो देखी थी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की, जो कि एक यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनका यूट्यूब चैनल काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालते हैं वो, उनको मैं जानता भी हूँ। उनसे मेरी पहली कंपनी जहाँ पे मैंने जॉब की थी, वहाँ पे वो एक ट्रेनर भी उन्होंने काम किया था। तो उनकी बस एक वीडियो थी जिस पे मुझे लगा कि उसमें कुछ फैक्ट्स थे जो कि बहुत अच्छे से कोट नहीं किए गए थे, या फिर जिसमें कुछ ऐसे ही फैक्ट और फैंटेसी को मिक्स किया हुआ था। उस वीडियो में क्या था? उस वीडियो में वो बात कर रहे थे कि चाइना के लोग कितने देशभक्त हैं कि वो अपने यहाँ पे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, जीमेल, गूगल मैप्स एक्सेट्रा को काम नहीं करने दे रहे। वो उसके प्रोडक्ट को बहिष्कार कर रहे हैं और अपने देसी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। जो कि उन्होंने एक फैक्ट बोला कि वहाँ पे यूट्यूब, फेसबुक, जीमेल काम नहीं कर रहे हैं। बट उसमें फैंटेसी क्या थी? फैंटेसी ये उन्होंने लगाई कि ये काम लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। वहाँ के लोग जानबूझ के फेसबुक यूज़ नहीं करते बिकॉज वो देशभक्त हैं। ये चीज़ें क्या, एक फैंटेसी है, जबकि ट्रूथ ऐसा नहीं है। सच क्या है उसका मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए भी मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, आज के टाइम पे जहाँ कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैला हुआ है, अगर किसी एक फैमिली में, एक मेंबर में किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो पुलिस क्या करती है? उसके परिवार वालों को, आसपास के लोगों को क्वारंटाइन कर देती है, आसपास बैरियर लगा देती है कि ये लोगों की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाएगी तो ये वायरस फैल जाएगा। अगर ये लोगों को अलाउ कर दिया तो ये शादी में जाएंगे, वहाँ से कुछ लोग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जाएंगे, फिर वो अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में जाएंगे, तो वो फैल जाएगा। जैसे ही कोरोना वायरस एक्चुअल में फैला भी वैसे ही है। सेम गोज़ फॉर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को अगर रोक के रखना है, छुपा के रखना है, तो उसको उन्हीं लोगों के बीच में रखे जाओ। अगर वो फैलने का मौका दिया तो पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी। तो चाइना क्या है? चाइना एक ऑटोक्रेसी है। और ऑटोक्रेसी में क्या होता है? ऑटोक्रेसी में गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है, वो किसी को रिस्पॉन्सिबल या लायबल नहीं होती, अकाउंटेबल नहीं होती। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट अकाउंटेबल है पब्लिक को, बट ऑटोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। और ऑटोक्रेसी बनी रहे इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों का ऑटोक्रेसी में विश्वास बना रहे। बट होता क्या है, ऑटोक्रेसी बाय डिफ़ॉल्ट एक अच्छी चीज़ नहीं है, ह्यूमन राइट के अकॉर्डिंग अच्छी चीज़ नहीं है। तो क्या होंगे, कुछ लोग पढ़े लिखे लोग होंगे, वो क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी गवर्नमेंट पे डिमांड करेंगे कि आप ऑटोक्रेसी ख़त्म करो और इलेक्शंस लगाओ। जैसे कि वेरियस जो रिवोल्यूशन हुए थे अमेरिका में, फ्रांस में, जितने भी आपने रिवोल्यूशंस पढ़े हैं, जहाँ जहाँ पे भी डेमोक्रेसी आई थी, ऐसे ही लोगों ने लेके आई थी। अब कोई भी प्रोटेस्ट एक बड़े लेवल पे करने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए कि आप लोगों को इकट्ठा करो अपने साथ। वो इकट्ठा कैसे होंगे? जब वो लोग आपस में बातचीत कर पाएंगे। अगर कोलकाता में किसी के पास कुछ आइडिया है,
उसको पैन इंडिया पे उसको लॉन्च करना है, तो उसको दिल्ली के लोगों के साथ भी सपोर्ट रखना पड़ेगा, लखनऊ में भी, पटना में भी, भोपाल में भी, मुंबई में भी, चेन्नई में भी। तो उसको अक्रॉस इंडिया की अलग अलग कैपिटल्स में लोगों के साथ एक साथ आना पड़ेगा। तो अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन, कोई प्रोटेस्ट कोलकाता का कोलकाता में ही दबा दोगे और जब तक वो भोपाल में पहुंचेगा तो कोलकाता वालों को आप ठंडा कर दोगे, तो भोपाल वाले अकेला प्रोटेस्ट करके क्या करेंगे? तो चाइना में ऐसे ही होता है। चाइना में डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्रोटेस्ट होते रहते हैं, लोग डिमांड करते रहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, बट चाइना क्या करती है, बहुत ही ब्रूटल फोर्स के साथ उन सबको दबा देती है, जिसका पूरे वर्ल्ड के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता। वो इन्फॉर्मेशन पहुंच क्यों नहीं पाता? क्योंकि जितने भी इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज होते हैं उन सब पे चाइना ने क्या किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, उनको दबाया हुआ है, अपने कब्जे में रखा हुआ है, इसलिए वहाँ पे वो ऑटोक्रेसी मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ये जो पूरी स्टोरी थी, इसके पीछे यूट्यूब, फेसबुक का क्या रोल है? यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब क्या है? दीज आर द इंफॉर्मेशंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म, और ये सब कहाँ पे है? यूएस में है। तो इन पे कौन से रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं? यूएस के रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। तो जब ये इन्फॉर्मेशन, जब ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगे चाइना में, तो चाइना गवर्नमेंट का इन पे कंट्रोल कम होगा, और जो भी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीज़ क्या कर सकती, चाइना पे दबाव बना सकती है उन सबको, उन ब्रुटैलिटी को रोकने के लिए। तो इसलिए चाइना गवर्नमेंट ने उन सबको बैन किया हुआ है, ना कि वहाँ की पब्लिक ने देशभक्ति में आके उनका बहिष्कार करके लोकल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर देशभक्ति वाली बात होती तो एप्पल, इतना जो एप्पल के सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्ट कहाँ सेल होते हैं? चाइना में सेल होते हैं। तो देशभक्ति होती तो वो प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करते, सिर्फ सर्विसेज पे क्यों उन्होंने देशभक्ति दिखानी होती, तो वो उस पर भी बैन कर देते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी लग्जरीज गुड्स होती हैं, कार होती है, मैक्सिमम चाइना में बिकती हैं वो, जबकि उस जितने भी आपको पता होगा, जितनी भी लग्जरी गुड्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उस पर उतना ही ज़्यादा मार्जिन होता है। तो लेकिन चाइना में तो सस्ता चाहिए होता है, बट फिर भी वहाँ पे ज़्यादा बिकता है वो लोग, क्यों? क्योंकि उससे गवर्नमेंट की, चाइना गवर्नमेंट को खतरा नहीं है। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जितने प्लेटफॉर्म है उनसे खतरा है। तो अंकित, तुम इतना ज्ञान बांट रहे हो, तुम्हें क्या पता कि ये सच है गलत है? क्या पता विवेक बंद्रा जी बिल्कुल सही कह रहे हो कि वहाँ के लोगों ने देशभक्ति के कारण पे ऐसा किया हो? नहीं, इसके लिए मेरे पास प्रूफ है, वो मैं आपके साथ रीड करना चाह रहा हूँ। एक सेकंड। सबसे पहले मैं आपको फेसबुक के बारे में बताना चाहता हूँ। फेसबुक जो ब्लॉक हुआ था वो जुलाई 2009 में ब्लॉक हुआ था। क्यों ब्लॉक हुआ था? क्योंकि वहाँ पे उरुमकी करके राइट्स हुए थे, जिसमें जो एक इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे जिंगजियांग, वो फेसबुक यूज़ कर रहे थे बाकी नेटवर्क अपनी कम्युनिकेशन करने के लिए बाकी दोस्तों के साथ। और इसके बारे में गवर्नमेंट ने बोला कि फेसबुक के थ्रू उसने कम्युनिकेट किया और फेसबुक ने वो इन्फॉर्मेशन टेररिस्ट को शेयर कर दी। ऑब्वियसली मे और मे नोट बी ये ट्रू हो और गलत हो, बट चाइना गवर्नमेंट ने एक एक्सक्यूज़ बनाया और इसलिए चाइना को ब्लॉक कर दिया गया। चाइना ने ब्लॉक कर दिया फेसबुक को, आप देख रहे हो। तो फेसबुक को लोगों ने यूज़ करना नहीं छोड़ा, चाइना गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया, बिकॉज वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो एक्टिविस्ट थे, वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। फेसबुक आप देखोगे तो हांगकांग में बैन नहीं है, मकाओ में बैन नहीं है, ताइवान में बैन नहीं है, बल्कि नाउ अभी भी फेसबुक इज करंटली वर्किंग ऑन अ सेंसरशिप प्रोजेक्ट फॉर चाइना। वो एक थर्ड पार्टी, वो एक ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं कि जिस पे चाइना के कंटेंट को कोई थर्ड पार्टी रेगुलेट करती रहे और उसके थ्रू चाइना अलाउ कर दे फेसबुक को वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए, बिकॉज फेसबुक एग्री कर रहा है कि आपको हमारा कंटेंट रेगुलेट करना है, आपको इन्फॉर्मेशन हमारी चाहिए, तो हमें कुछ मिडिल ग्राउंड बना लेते हैं। बट अभी कुछ पक्का नहीं हुआ, बट दे आर डूइंग इट। अब बताता हूँ आपको गूगल के साथ क्या हुआ था। गूगल भी 2009 में ही ब्लॉक हुआ था चाइना में। तब तक जितना भी जो सर्च इंजन का होता है 1/3 मार्केट गूगल के पास ही था। 2009 में चाइना ने, गवर्नमेंट ने बोला कि आप सेल्फ सेंसरशिप करो अपनी प्लेटफॉर्म पे और कुछ ओवरसीज वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दो, वहाँ से रिमूव कर दो। गूगल ने बोला कि नहीं, ये हमारी पॉलिसी में नहीं है, हम ऐसा किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक नहीं करेंगे। फिर
एलिजिडली, ये कोई कंफर्म नहीं है, एलिजिडली क्या हुआ, चाइना गवर्नमेंट ने मल्टीपल अटैक किए गूगल सर्वर पे ऊपर, और जो भी चाइना के अंदर डिसेंट मतलब कि जो गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर जो प्रोटेस्ट करते हैं या फिर जो ऐसी संस्थाएं होती हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, जिससे परेशान होकर के गूगल ने डिसाइड किया कि हम मेनलैंड चाइना ऑपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो इसलिए गूगल ने अपना google.cn, जैसे यहाँ पे google.in है इंडिया का, वैसे google.cn को और उसकी जितने भी google.com या google.hk वो सारा जो भी वहाँ पे लोग आते थे उन सबको ट्रांसफ़र कर दिया google.com.hk यानी कि हांगकॉन्ग। तो वो सारा ट्रैफिक उन्होंने मूव कर दिया हांगकॉन्ग वाली वेबसाइट्स पे। इसी के साथ गूगल की जीमेल, गूगल मैप, यूट्यूब वो भी क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। तो ये जो 2 इंसिडेंट मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पे क्लियरली कोई भी लोगों ने उसको नहीं छोड़ा, ये चाइना गवर्नमेंट ने बेसिकली कंट्रोल करने के लिए इंफॉर्मेशन पे उनको ब्लॉक किया गया। तो आपका जो ये गूगल को, फेसबुक को, यूट्यूब को बैन करने का जो कारण है, ये कोई इकोनॉमिक कारण नहीं है, ये पॉलिटिकल कारण है। तो इसके बेसिस पे आप अपनी इकोनॉमिक थ्योरी बनाओगे, वो गलत हो गया। ये कोइंसिडेंस है, हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है, बट हो सकता है इस वजह से चाइना में कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो भी गए हो या नहीं भी हुए हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट उनकी इंटेंशन ये नहीं थी। तो इसके बेसिस पे हम इंडिया में यूट्यूब, ट्विटर ये सब यूज़ करना बंद कर दें, या फिर हमें प्लेटफॉर्म यूज़ करने चाहिए, लोकल प्लेटफॉर्म यूज़ करने चाहिए। यस, लोकल प्लेटफॉर्म अच्छे तो यूज़ करो, मतलब जहाँ भी क्वालिटी मिले आपको यूज़ करो, बट उसको बैन कर दो, दैट इज़ द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। मैं आपको विवेक बिंद्रा जी के यूट्यूब चैनल का ही एक उसी से एग्जांपल बताता हूँ। अगर उनको लगता है कि ये एक अच्छी इकोनॉमिक थ्योरी है, तो क्यों ना वो अपना सारा कंटेंट आज ही यूट्यूब से डिलीट कर दें और एक लोकल ऐप बना ले इंडिया बेस्ड, वहीं पे डाले सारा का सारा। मैं एक जानता हूँ टीवीएफ को, टीवीएफ ने अपनी एक ऐप बनाई हुई है, वो सारा अपलोड उसी प्लेटफॉर्म पे करे, कुछ रेवेन्यू शेयरिंग कर ले, जैसे यूट्यूब पे रेवेन्यू शेयरिंग होती है एडवर्टीजमेंट की 45 से 55%, ऐसे यहाँ पे उनके साथ कर ले। बट वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है ये इकोनॉमिक सेंस नहीं बनती। वो बस आपके देशभक्ति वाली इमोशंस को जोड़ करके अपनी वीडियो वायरल करा रहे हैं और बोल भी रहे हैं आपको शेयर करो, इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, आपको वो रिकॉर्ड करके आपके पर्सनली मोबाइल पे नहीं भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, जिसको वो शेयर करते रहो। वो यूट्यूब कहते हैं, यूट्यूब के लिंक शेयर करो ताकि एडवर्टीजमेंट पे वो कमा सके, अपनी वायरल करा सके। तो ये इकोनॉमिक सेंस नहीं बनता है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से कि ये कोइंसिडेंस है। और चाइना में बैन होने का कारण क्या है, वो इंफॉर्मेशन कंट्रोल करना है, बिकॉज जो भी ऑटोक्रेसी कंट्रीज होती हैं वो ऐसा चाहती हैं। ओके।